हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मस्त हो सारे? बढ़िया, बिल्कुल। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। वो भी किस फॉर्मेट में? क्विज के फॉर्मेट में। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किया करते हैं डेली। कुछ बातें जो बच जाती हैं डेली करंट अफेयर्स में, वो हम सप्ताह के अंतिम दिन यानी संडे को कवर कर लेते हैं, जिसे हम वीकली करंट अफेयर्स क्विज का नाम देते हैं। ठीक है। तो आपको पता है आज शनिवार हो चुका है, कल संडे है, तो स्वागत रहेगा आपका वीकली करंट अफेयर्स की उस कक्षा में। सुबह 7:15 बजे लाइव जुड़ेंगे आप हमारे साथ। तो चलिए वापिस आ जाइए। एवरीडे आपकी ये क्लास कितने बजे होती है? 6:15 बजे होती है। आज है 8 मार्च। कल 9 मार्च को वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होगी। जो भी बातें हमने कवर नहीं की है डेली करंट अफेयर्स में, वो हम कवर करेंगे। जो हमने इन क्लासेस में कवर कर लिया है उनके बारे में बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय ही खराब होगा। ये क्लासेस आप कर लीजिएगा, यहां से आपको अदर बेनिफिट मिलेगा और वीकली करंट अफेयर्स में आपको अदर बेनिफिट मिलेगा। तो डबल धमाके वाली बात हो जाएगी, है ना। तो स्वागत रहेगा आपका। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे क्या आएगा जवाब इसका। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस ने जवाब दिया था इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत से हारने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? Which Australian cricketer has retired from ODI cricket after losing to India? तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आपने शायद इसका ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन सी, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया था। आपको पता है वर्तमान की दृष्टि से कौन सा एक आप कह सकते हैं मैचों की श्रृंखला चल रही है, जिसे हम कहते हैं आईसीसी चैंपियंस, है ना, ट्रॉफी 2025। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये 8 टीमें खेल रही हैं, है ना, 8 टीमें खेल रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। हालांकि अब तो हम ये कहेंगे कल संडे ही है आपका, और संडे को 2 टीम खेलने वाली हैं। फाइनल मैच होने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? फाइनल मैच हो जाएगा किस किस के बीच में? हमारे भारत के बीच में, और ये जो आपकी न्यूजीलैंड की टीम आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच में। ठीक है ना। वैसे भी आपने मैच देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भी क्या है, कल फाइनल है, वो देख भी सकते हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है? नाम से ही पता चल रहा है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। इसी के द्वारा शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में काफी साल हो गए हैं ये श्रृंखला चली आ रही है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर में, आप चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। 1998 में पहला संस्करण खेला गया था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसमें कौन जीत कर आया था? दक्षिणी अफ्रीका जीत कर आया था। भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी बार जीत हासिल की है? अब तक 2 बार जीत हासिल की है। एक तो संयुक्त रूप से जीत मिली थी, वो बात है 2002 के आसपास की, है ना। और दूसरी बार हम कब जीते थे? दूसरी बार हम जीते थे 2013 में, जब हमारे कप्तान हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इस प्रकार से 2 बार हमने जीत चुके हैं। अब की बार यानी कल हमारे पास मौका रहेगा फाइनल में हमारा यहां पर नाम लिख दिया जाए भारत, और फिर हम कह दिया करेंगे कि भारत ने 3 बार ये श्रृंखला जीती है। ठीक है ना। अभी सेमीफाइनल मैच हुआ था। सेमीफाइनल मैच जो हुआ उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर हुई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और उसके बाद में वहां के जो कप्तान हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने क्या कर दिया है, अब ओडीआई से संन्यास ले लिया है। ओडीआई का मतलब क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल। 50-50 ओवर का मैच होता है ये, है ना। और एक आपका T20 होता है, T20 फॉर्मेट में 20-20 ओवर होते हैं। एक आपका टेस्ट मैच होता है जो आपको पता है 5 दिन चलता है ना। तो वो भी बातें आपको पता होंगी। ये हमारे आईपीएल में भी खेला करते हैं,
दिल्ली कैपिटल्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव क्या कर दिया है, उसे मंजूर कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपॉइंट हाउ मेनी एडिशनल जजेस ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एज परमानेंट जजेस। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 3, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 3 ऐसे वहां पर अतिरिक्त न्यायाधीश थे जिनको अब स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी मिल गई है, वो स्थायी न्यायाधीश के रूप में यहां पर रहने वाले हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के बारे में, यहां पर आप कह सकते हैं जो स्वीकृत, यानी कि यहां पर कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, है ना, अधिकतम स्वीकृत अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कह देंगे 25 हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, अभी वर्तमान में यहां पर है 15, वर्तमान में केवल 15 हैं। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं 10 सीट अभी भी खाली हैं, 10 सीट खाली है अभी भी न्यायाधीशों की इस उच्च न्यायालय में, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। 2019 से पहले आपको पता है एक राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में धारा 370 को जब तोड़ दिया गया तो उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब उनका जो उच्च न्यायालय है वो संयुक्त उच्च न्यायालय है, उसका एक ही नाम भी क्या है, नाम से ही पता लग रहा है आपको। ठीक इसी प्रकार जब आप हरियाणा और पंजाब के बारे में बात करते हैं तो उनका भी उच्च न्यायालय सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी है, तो 3 लिख दिया था आपने ऑप्शन। वो जो 3 नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम आता है न्यायमूर्ति वसीम सदीक नरगल, न्यायमूर्ति वसीम, ठीक है ना, न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ऐसे लिख देते हैं। एक तो ये हो गई, ये अब क्या हो जाएंगे, परमानेंट इसमें न्यायाधीश बन जाएंगे। कोई नई एडिशन तो नहीं हुई है ना, हुई तो उन्हीं में से है, तो जाहिर सी बात है 25 यहां पर अधिकतम संख्या हो सकती है, 15 है। अभी भी क्या है, न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है ये उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल के अलावा दूसरे व्यक्ति कौन है, तो नाम है उनका राजेश, न्यायमूर्ति राजेश शेखरा नाम है उनका, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपने शायद ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी। ये 3 व्यक्तियों के बारे में आपको बातें जो है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। संख्या मैंने आपको बता ही दी है, यहां पर कितनी संख्या है, अधिकतम कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितने हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रिक्त स्थान गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। यहां पर देखो पूर्वी चंपारण जिले में कौन सा एरिया आता है, भागलपुर तो खुद ही एक जिला है, तो ये तो हो नहीं सकता, आप कह देंगे हाँ बिल्कुल। और रोहतास भी क्या है, रोहतास खुद एक जिला है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। पटना के बारे में जानते हैं, पटना भी एक जिला है ना। पटना वही है जिसे हम कभी प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना करते थे। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था,
हर्यक वंश के तीसरे राजा हुआ करते थे उदयन, जिन्होंने अपने पिता को मार दिया था। इनके पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है ना। तो वो जो व्यक्ति थे उदयन, उन्होंने ही पाटलिपुत्र को बसाया था, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। ठीक है ना। और इस पटना को पटना साहिब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिखिज्म के जो 10वें गुरु हुए थे, है ना, उनका भी जन्म हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। अब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी थी, केवल एक है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो, इसका मतलब आपको यही ऑप्शन टिक करना था, मोतिहारी। मोतिहारी से हमारे एक दोस्त भी हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, ये कौन सा है? यही तो है पूर्वी चंपारण, जिसके बारे में हम क्वेश्चन में आपसे बातें पूछ रहे थे। पूर्वी चंपारण क्लियर हुआ। ये है आपका पश्चिमी चंपारण। जो बाकी पॉइंट मैंने आपसे पूछे थे वो भी आप चेक कर सकते हैं। भागलपुर देखो कहां पर है, ये रहा भागलपुर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है ना। इस प्रकार ये मैप आप देख सकते हैं। मैप्स ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको बड़े प्यारे प्यारे मैप मिलते हैं, वहीं से मैंने उठाया है ताकि आपको समझाया जा सके अच्छे तरीके से, है ना। तो इस प्रकार से तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं गांधी मैदान में, वो जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है कब तक होगा? आज तक होगा। कल शुरू हुआ था और आज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कल तारीख कितनी थी? 7 तारीख थी। आज क्या है? 8 तारीख है। यानी 7 से लेकर 8 मार्च तक ये आयोजन होना है। 9 AM से इन्होंने शाम को 6 बजे तक का टाइम रखा है। गांधी मैदान, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? हमारी थल सेना है और हमारी वायु सेना और हमारी जल सेना। इन तीनों सेनाओं के द्वारा एक, आप कह सकते हैं, क्या मनाया जा रहा है? एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसे कहते हैं शौर्य वेदनाम उत्सव। ठीक है। इसी उत्सव के तहत आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। और इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, एक अभियान चलाया है कि अपनी सेना को जानो। अपनी सेना के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी थल सेना, वायु सेना, जल सेना के बारे में आपको पता हो। यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी सेनाओं के जो हथियार हैं उनके बारे में पता कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। सुखोई लड़ाकू विमान का नाम आपने सुना होगा, वो भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। T9 टैंक भी आपको देखने को मिलेगा। बोफोर तोप भी आपको देखने को मिलेगी। फ्लाई पोस्ट, ड्रोन शो, जो मार्शल आर्ट होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल पे जो स्टंट करते हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सशस्त्र बलों के जो नए रोबोटिक खच्चर शामिल किए गए हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो आपको बातें वहां पर देखने को मिलेंगी। और आम जनता के लिए ये कार्यक्रम खुला है, आप वहां पर जा सकते हैं अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं, आपके वो नजदीक पड़ता होगा एरिया। तो भारत और जो नेपाल की बाउंड्री है उसके ज्यादा दूर नहीं है ये कार्यक्रम। ठीक है ना। तो बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। हो गया जी क्लियर आपको? मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में तो आप जानते होंगे, ये पहले कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे? पहले ये केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो अब केरल से ये आ गए हैं कहाँ? बिहार में आ गए हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ के घोर विरोधी माने जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, इनसे पहले बिहार में राज्यपाल कौन हुआ करते थे? तो आपने नाम सुना होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो पहले बिहार में थे, अब वो कहाँ चले गए हैं? वो चले गए हैं केरल में। केरल वाले जो थे आरिफ मोहम्मद खान, ये आ गए हैं बिहार में। तो ऐसी बातें मैंने करंट अफेयर्स में बताई भी थी।
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बिहार के बारे में। बिहार, तो आपको पता है बिहार में किस प्रकार की आपको व्यवस्था देखने को मिल जाती है, राजनीतिक व्यवस्था देखें तो यहां पर आप कह सकते हैं ये द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है ना। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है? यहां पर दो सदन बने हुए हैं। दो सदन कौन कौन से हैं? एक तो आप यहां पर देख पाएंगे विधान परिषद है, यहां पर विधान परिषद। और दूसरा सदन आपको बिहार में कौन सा देखने को मिलेगा? विधानसभा देखने को मिल जाती है, विधानसभा। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में केवल विधानसभा है जिसकी सीटें 90 हैं। ठीक है, तो वहां पर यह व्यवस्था नहीं है, विधान परिषद वाली व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास क्या किया है, यही कि दो व्यवस्था कौन कौन सी है। तो पहली जो व्यवस्था है वो कौन सी है? वो है आपकी विधान परिषद वाली। विधान परिषद के अंतर्गत आप देखेंगे तो कितनी सीटें आपको दिखाई दे जाएंगी। जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया तो वहां पर 77 सदस्यों के नाम बताए गए थे। इसका मतलब वर्तमान में 77 है। वैसे आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको 75 देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 77 की लिस्ट आई हुई थी, तो मैंने आपको उसी तरीके से समझाया है। आपको ये तो पता ही है कि गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया आरिफ मोहम्मद खान। सीएम कौन है वर्तमान में? तो नाम है नीतीश कुमार। उसके बाद विधान परिषद की बात हो रही है, यानी उच्च सदन की बात हो रही है। जिस प्रकार हम अपने भारतीय स्तर पर अगर देखें तो हम हमारे संसद में कितने सदन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय द्विसदनात्मक व्यवस्था में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर जो आपको ये फोटोज मैं दिखा रहा हूं ये किसकी है? तो ये आप कह सकते हैं उच्च सदन की है, यानी विधान परिषद की है। उच्च सदन। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? आप कह देंगे जी हाँ, इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो इस उच्च सदन यानी विधान परिषद में सभापति के रूप में कौन है विराजमान? तो नाम आएगा अवधेश नारायण सिंह का। और उपसभापति कौन है? डॉक्टर राम बच्चन रॉय। और यहां पर आप कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, यानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं? तो नेता प्रतिपक्ष, तो नाम किसका आएगा? राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी के बारे में एक बड़ा ही आप कह सकते हैं एक चुटकुला कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कह सकते हैं, मजाकिया सा क्वेश्चन था। छोटे छोटे हुआ करते थे, ऐसे बोलते थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आ सकता है, कौन सी देवी का कौन सा प्रसाद है? तो बताते थे, बाद में बोलते थे मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। तो राबड़ी देवी का लालू प्रसाद है ना। तो ये किसकी है? राबड़ी देवी किसकी धर्मपत्नी है? लालू प्रसाद यादव की। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में काम कर रही है। कहां पर? विधान परिषद में, जो कि उच्च सदन कह सकते हैं, राज्य स्तरीय। ये जब आप देखेंगे बीजेपी के पास इसमें 26 सीटें हैं, यानी ये क्या है? सबसे ज्यादा है। उसके बाद में दूसरी पार्टी जो है वो है जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद में राष्ट्रीय जनता दल की 15 सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 7 हैं, है ना। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इस प्रकार कई पार्टियां आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक इसी प्रकार अब क्या करना है? अब मैंने आपको बताना है निम्न सदन के बारे में। निम्न सदन, निम्न सदन का मतलब क्या हो गया? यानी हम बात कर रहे हैं विधानसभा के बारे में। जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था हो वहां पर विधानसभा को निम्न सदन कह देते हैं। ठीक है जी, आप कह देंगे जी हाँ, कह दिया करेंगे। तो ये कौन है? गवर्नर तो आपको पता है वही रहेंगे, सीएम भी वही रहेंगे, लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव यहां पर अध्यक्ष की भूमिका में है। डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र नारायण जो हैं। ऑनेबल लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका कौन निभा रहे हैं? यहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं यहां पर? तो आप क्या लिखेंगे? नाम लिख देंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का। तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है? ये बेटे हैं किसके? ये बेटे हैं इनके, राबड़ी देवी के।
राबड़ी देवी यानी इनकी मां विधान परिषद में लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में, और इनके बेटे जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ये विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो ऐसे ही है, आपको बातें ध्यान में रखनी है। और उस विधानसभा में किस प्रकार की जो आपको देखने को मिल रही है, किसके पास कितनी सीटें हैं, बीजेपी यानी उनके पास क्या है 80 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं तेजस्वी यादव और इनकी मां, जिनके बारे में आपको मैंने बताया। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 45 सीटें हैं, जिनके बारे में आपको पता है, सीएम नीतीश कुमार, इनका बीजेपी का और इनका गठबंधन रहा था, आपको पता ही होगा। एनडीए सरकार में ये पार्टी सुमिलित है। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आता है 19। फिर बहुत छोटी छोटी पार्टियां आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, बारबाडोस सरकार ने कोविड के दौरान भारत के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। किसने बारबाडोस के ब्रिज टाउन में आयोजित एक समारोह में मोदी जी की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तो गुजरात की यात्रा पर थे, है ना, लेकिन हाल ही में उनके बिहाफ पर किसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है? जल्दी जल्दी से आप बता देंगे, क्या आएगा जवाब इसका? अगर आपने इसमें लिखा होगा, चलो पहले फोटो दिखा देता हूं। ये फोटो है, ये है वो व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार किया। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, बारबाडोस के क्या हैं, ये नेता हैं। तो आपने अगर सोच लिया है, फोटो आपके मन में आ रही होगी, इनका नाम क्या है? पवित्रा मार्गेरिटा। पवित्रा मार्गेरिटा के द्वारा ये पुरस्कार क्या किया गया, प्राप्त किया गया बारबाडोस से। पवित्रा मार्गरेटा जो हैं, उन्होंने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा है उन्होंने, ऑनर टू रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। क्या है प्रेसिडेंट का नाम? तो आप कह सकते हैं बारबाडोस के प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है ना। चलो, प्रेसिडेंट, अगर आपने यहां पर क्या नाम लिखा है, डेम सेंड्रा मेसन, तो ये प्रेसिडेंट है। और उसके साथ में क्या है, गवर्नमेंट हाउस में अगर देखें कौन कौन से व्यक्ति प्रेजेंट थे, तो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मिया अमोर मोटली, वो भी क्या है, वो यहाँ पर शामिल रही थी। तो ये वहां की पीएम का नाम है। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार हमें मिला है, केवल मेरे को ये सम्मानित किया नहीं गया है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं, यानी 1.4 बिलियन पीपल, उनको ये क्या है, श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर पवित्रा मैगारिटा के बारे में जब आप देखेंगे, ये किस भूमिका में है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यहां पर स्टेट मेंशन है, देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, है ना। तो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल में ये मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आपको ये तो पता है एक्सटर्नल अफेयर के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है अपने एस सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर जिनको हम बोल देते हैं। उनका नाम तो आपको वैसे भी बहुत याद हो गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जब बात करते हैं, उसमें कौन है? तो नाम किसका आता है? गिरिराज सिंह का नाम आता है। गिरिराज सिंह जो है वो इसमें केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। लेकिन इनको ये 2 मंत्रालय मिले हुए हैं और उसमें ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि सहयोगी के रूप में काम करते हैं। सिंपल इतना समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे। फिर जैसे हम बात कर रहे होते हैं, यहां पर और भी पॉइंट क्या लिखे हैं, जब मैं इसके बारे में बात करता हूं, जयंत चौधरी जो हैं, ये क्या है? तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय में?
शिक्षा मंत्रालय में। लेकिन आपको पता है शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है? तो नाम किसका आता है? धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, धर्मेंद्र प्रधान। ये तो आपको पता ही होगा धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। ठीक इसी प्रकार जब हम बात करते हैं राव इंद्रजीत के बारे में, राव इंद्रजीत जो है वो किस भूमिका में है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का नाम आपने सुना होगा, संस्कृति राज्य मंत्री आप इनको बोल सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए संस्कृति जो मंत्रालय है, सॉरी चलो ऐसे लिख देता हूं ना, केंद्रीय, आपको थोड़ा फील आ जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री, कौन सा मंत्रालय इनको मिला हुआ है? संस्कृति। और वैसे केंद्रीय स्तर पर एक मंत्रालय है जिसे हम कहते हैं संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, वो किसके पास है मंत्रालय? तो आपको नाम पता होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत का, है ना। तो हम क्या लिख देते हैं? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मिसमैच मत करना, ये तो मैंने अलग से बताए हैं नाम, लेकिन असली जो बात हो रही है वो इनके बारे में बात हो रही है। ये मुख्य हैं, ये राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इनके इनके सहयोगी हैं, ये इनके सहयोगी हैं, ऐसे आपको रह जाएगा याद, है ना। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो किस भूमिका में है? तो संसदीय, अपना जो संसदीय कार्य जो होता है ना, वो मंत्रालय मिला हुआ है। एक मिनट यहां पे ले देते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, कौन सा मंत्रालय? संसदीय कार्य मंत्रालय। लेकिन फिर आपको यह पता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय में मुख्य भूमिका में कौन से व्यक्ति हैं? तो किरण रिजिजू का नाम आता है, किरण रिजिजू। ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए, किरण रिजिजू क्या हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर हो गए इस मंत्रालय में। लेकिन उस मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं? अर्जुन राम मेघवाल निभा रहे हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं कौन से? तो यहां पर आपने देखा होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो उनके सहयोगी होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। ये जो व्यक्ति हैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स में भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, टेक्सटाइल जो आपका मंत्रालय है उसमें भी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये गिरिराज सिंह के भी सहयोगी हैं और एस जयशंकर के भी सहयोगी हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में रिक्त स्थान को सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन आपको क्या है? होमवर्क में बताना है। इसका जवाब आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप कहेंगे जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे इसका जवाब। तो चलिएगा एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन ऑन डैश इन सूरत गुजरात। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो कार्यक्रम था इसके तहत कहा जा रहा है कि लगभग 2,30,000 लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। कौन सी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो आपकी चल रही है प्रणाली, उसके तहत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक कर दीजिए कक्षा को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसे ये क्या है, ट्विटर, एक्स, ट्विटर जिसे वर्तमान में एक्स कहा जाता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नमस्कार, मिलते हैं, प्रणाम।